नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सिंपल बीएन बीपीएससी में। सीडीपी के प्रश्नोत्तर हम कर रहे थे 1 से लेकर 15 तक हमने फिनिश कर लिए थे और ये जो है पीवाईक्यू सीरीज चल रही है सीटेट का। जो भी बच्चे जुलाई 2025 में अपना परीक्षा देने वाले हैं सीटेट का, उनके लिए सभी वीडियोस महत्वपूर्ण है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। 15 तक के हमने प्रश्न कर लिया था, 16 से आज करेंगे। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चे अभी जो है अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते हैं, वो जो है जो देखते हैं उसी से सीख पाते हैं। तो आपके ऑप्शन से प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणीयता, ये आपका जो है करेक्ट नहीं होगा। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, ये भी गलत हो जाएगा। संरक्षण और कक्षा समावेशन के लिए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूर्त संख्यात्मक अवस्था को जो है ये विशेषित करता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संरक्षण कक्षा समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शन है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। देखिए, ये जो है नहीं है, आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ये भी आपका गलत है। अगला ऑप्शन है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना आपका नेगेटिव वर्ड है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, ये करेक्ट है आपका। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म से ही बुद्धि जन्म से निर्धारित नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। बुद्धि को मानकीकृत वर्ड जैसे आपको दिखे, आप जो है वो ऑप्शन को नेगेटिव समझ लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। देखिए, बुद्धि जो है कई प्रकार के होते हैं, बहुआयामी है, ये सही है। और दूसरा ऑप्शन देखिए, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है, निश्चित नहीं है, और ये जन्म से ही निर्धारित होती है, जन्म से निर्धारित नहीं होती है, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का 1। अगला प्रश्न देखते हैं, रूही हमेशा माफ कीजिएगा, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। आपके ऑप्शन है आत्म केंद्रित विचारक, सृजनात्मक विचारक, औपचारिक विचारक, अनम्य विचारक। देखिए, इसमें जो है रूही जो है किसी भी एक समस्या के लिए जो है अनेक समाधान के लिए सोच रही, एकाधिक समाधानों यानी कि एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है, तो वो जो है यहाँ पे सृजनात्मक विचारक को प्रदर्शित कर रही है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सृजनात्मक विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। 2009 में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होता है, जिसमें समावेशी शिक्षा के बारे में जो है क्या क्या कही गई है आपको बताना है। तो इसमें देखिए, व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। देखिए, जिनको व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध है सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि सभी बच्चों को जो है इसमें शामिल करना है। तो ये जो है ऑप्शन आपका 1 नंबर गलत हो जाएगा। व्यवहारिक सिद्धांत, ये भी गलत हो जाएगा। अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति अभिवृत्ति, तो ये भी देखिए ये भी गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि सहानुभूति जो है नहीं देना है, सिंपैथी आपको नहीं करना है अशक्त बच्चों को, बल्कि इम्पैथी आपको करना है, यानी कि आपको जो है समानुभूति आपको करना है, नहीं कि सहानुभूति नहीं देना है। आपका दया का भाव जो है नहीं दिखाना है उन बच्चों पर, समानुभूति होगा। ठीक है,
समानुभूति यदि देखिए तो करेक्ट हो जाएगा, सहानुभूति नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन जो है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है आपका अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। देखिए ये जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अधिकार आधारित है ये, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए वंचित समूह के बच्चे जो है वो कम शामिल हो रहे हैं, यानी कि कम सहभागिता ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आपके ऑप्शंस देखिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ये तो विकल्प सही हो सकता है। और देखिए बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, नहीं बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए आप नहीं कह सकते हैं। इस स्थिति को जैसी है वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं इसमें सुधार करना चाहिए, बल्कि बच्चों का जो है सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए। और देखिए आपके ऑप्शन है 4 नंबर, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। आपको नए तरीका ढूंढना है जिससे जो है अधिक से अधिक वंचित समूह के बच्चे जो है शामिल हो सके, सहभागी हो सके। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। तो आपके ऑप्शन से तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड है, आपका ये गलत हो जाएगा। तैयार नहीं करना चाहिए, ये गलत हो गया। कभी कभी तैयार करना चाहिए, कभी कभी नहीं करना है, बस हमेशा करना है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, सक्रिय आपका पॉजिटिव वर्ड है, जहाँ कभी सक्रिय देखिए आपका वही ऑप्शन जो है करेक्ट होने की पूरी संभावना रहता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए सेम क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। एक ही गतिविषय कार्य को बार बार दोहराना, ये जो है गलत हो जाएगा आपका। न्यून अवधान विकार, ये नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता नहीं होता है, बल्कि धारा प्रभाव अक्षमता होती है, इसमें धारा प्रभाव पढ़ने में अक्षमता होती है। पठन वैफल्य में बच्चे जो है धारा में नहीं पढ़ पाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धारा प्रभाव पढ़ने में अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से संबंधित क्या है। संवेग एवं संज्ञान जो है एक दूसरे से संबंधित नहीं है, पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है। स्वतंत्र नहीं है, ये जो सन्निहित है, यानी कि ये जो है समायोजित है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, संवेग एवं संज्ञान जो है एक दूसरे से सन्निहित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सन्निहित है। अगला प्रश्न है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया पर तो नहीं है, प्रबलन की केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सही जो हो जाएगा, ये प्रबलन प्रक्रिया नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे में जो है अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ये तो आपका गलत हो जाएगा। अनदेखा नहीं करना, बच्चों को दंडित करना चाहिए, भी गलत हो जाएगा। बार बार याद करना, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण, इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? देखिए, बाल केंद्रित जो है शिक्षा है अभी के समय में, तो आप पहले जो शिक्षक केंद्रित था, लेकिन अभी के समय में जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है सभी दस्तावेज, यानी कि 2020 या सभी जो है आपके दस्तावेज जो है बाल केंद्रित है। तो आपके प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं? आपके ऑप्शन से योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना। देखिए, नामांकित एवं वर्गीकरण करना देश से देखिएगा, ये जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल देखते हैं, आप इसको नेगेटिव मान लीजिएगा। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, अनुभवता को प्रमुख देना। यंत्र याद करना तो एकदम गलत ही हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार जो है अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताया गया, पूछा गया है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना, आपके ऑप्शन से अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया, और अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया, ये जो है आपका गलत हो जाएगा। यंत्र याद करने की प्रक्रिया, ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम जो है सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, इसलिए संरचनावादी सिद्धांत का अनुसार जो अधिगम का यही सही है कथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? विद्यार्थियों को जो है, देखिए, गैर उदाहरण से आप कंफ्यूज नहीं होएगा। गैर उदाहरण जो है, यदि आप लाइव एग्जांपल दे रहे हैं, इनको बोलते हैं गैर उदाहरण, और उदाहरण तो आप समझ ही पाते हैं। तो देखिए, गैर उदाहरण और उदाहरण दोनों जो है पॉजिटिव वर्ड है, तो आप इन बात का ध्यान रखेंगे। गैर उदाहरण जो है पॉजिटिव वर्ड होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, देने का क्या परिणाम हो सकता है? यदि आप बच्चों को उदाहरण भी दे रहे हैं, गैर उदाहरण भी दे रहे हैं, तो ऐसे जो है बच्चे का क्या परिणाम हो सकता है आपको बताना है। देखिए, आपके ऑप्शन, यह उदाहरण समझ के बजाय कार्यविधि प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। उदाहरण और गैर उदाहरण यदि आप बच्चे को देते हैं, तो इसका जो है परिणाम यह होगा कि अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली ये तरीका हो जाएगा उदाहरण और गैर उदाहरण देना। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, बच्चों को जो है पुरस्कार नहीं देना है, और साथ में दंड भी जो है, दंड तो देना ही नहीं है, पनिशमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, ऐसा है ना कि यदि कोई टीचर जो है ऐसा करता है, तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ता है, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। आपके ऑप्शंस देखिए, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ये तो आपका सही है कि यदि बच्चे को जो है बार बार दंड दिया जाए या पुरस्कार दिया जाए, तो ऐसे में जो है अधिगम में बच्चों की जो है स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है, ये तो सही हो जाएगा। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती नहीं है, ये तो। और ये बच्चे को प्रदर्शन को आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ये भी नहीं होगा आपका। ये सभी पॉजिटिव है, लेकिन इसमें जो है आपको नेगेटिव खोजना है। ठीक है, तो ये जो है इसमें नेगेटिव ये वाला है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बच्चे को दंड और पुरस्कार देने के कारण से जो है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वीडियो को नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन लेकर हम आएंगे फिर से। जो भी आपके जो है सीटेट से संबंधित प्रश्न हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ईवीएस के भी जो है प्रश्न उत्तर अपलोड हो चुके हैं चैनल में, आप जरूर देख लें। धन्यवाद।